हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एनएस बोनाफाइड यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, हमने जो कल सीरीज शुरू की थी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की, आज उसकी दूसरी क्लास है। कल हमने एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर फर्स्ट फैमिली पढ़ा था और उसी में आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसमें आपको कुछ मेन टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और पूरा देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में मुख्य रूप से हम ब्रेल लिपि के बारे में पढ़ेंगे। RPWD एक्ट क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, खेलों के बारे में जानेंगे और कुछ ऐसे खेल पुरस्कारों के बारे में भी जानेंगे जो कि भारत में दिए जाते हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं इसकी शुरुआत हम ब्रेल लिपि से करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ब्रेल लिपि क्या होती है। ब्रेल लिपि ऐसे लोगों के लिए होती है जो लोग देख नहीं सकते हैं, वो लोग ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ते हैं। अब यहाँ आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक वर्ड आया है यहाँ पे, ब्रेल कहते हैं। तो ब्रेल क्या होता है? ब्रेल वो किताबें होती हैं जो ऐसे लोगों के लिए तैयार की जाती हैं जो कि देख नहीं सकते हैं, और इनकी जो लिपि होती है वो एक बहुत ही ख़ास लिपि होती है। तो जो लोग देख नहीं सकते हैं उनके पढ़ने के लिए एक ख़ास लिपि में किताबें तैयार की जाती हैं, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम ब्रेल कहते हैं। यहाँ पर आपको याद रखना है, कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है आपसे ब्रेल लिपि और ब्रेल इन दोनों के डिफरेंस के क्वेश्चन पूछ दे। तो जब आपसे ये पूछे कि जो लोग देख नहीं सकते हैं उनके पढ़ने के लिए खास लिपि में तैयार की गई किताब को किस नाम से जानते हैं, तो आपको कहना है ब्रेल। और जब आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि जो लोग देख नहीं सकते हैं उनके लिए किस भाषा का प्रयोग करके या किस लिपि का प्रयोग करके किताबें तैयार की जाती हैं, तब वहाँ पर आपको ब्रेल लिपि ऑप्शन चूज़ करना है। अब ब्रेल लिपि जो होती है वो क्या होती है? एक मोटे कागज़ पर नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखी जाती है। आपसे यहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रेल लिपि ऐसी कौन सी लिपि है जिसमें नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। उसमें कई सारे ऑप्शन दिया होगा, तो उसमें एक होगा ब्रेल लिपि। तो आपको याद रखना है कि जो ब्रेल लिपि होती है वो एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखी जाती है। और जो ब्रेल लिपि होती है उसको पढ़ने का तरीका क्या होता है? तो जो ब्रेल लिपि होती है उसको पढ़ने का तरीका होता है हाथ फेर कर वो पढ़ी जाती है। कोई भी व्यक्ति उसके ऊपर हाथ फेर कर या उस हाथ से उसको टच करता है तभी उसको पता चलता है कि इस पे क्या लिखा है। ठीक है, आइए हम लुई ब्रेल के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं, क्योंकि जो आपकी ब्रेल लिपि है इसकी जो खोज की थी वो लुई ब्रेल ने ही की थी। लुई ब्रेल फ्रांस देश के रहने वाले थे। जब ये 3 वर्ष के थे तब इनके साथ एक कोई ट्रेजेडी हो गई थी, जिसमें कि इनकी आँखों में क्या हो गया था, चोट लग गई थी किसी नुकीले औजार से और उनकी आँखें खराब हो गई थी। और इनकी आँखें इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि उनको दिखना बंद हो गया, लेकिन उनकी पढ़ने में बहुत ज़्यादा रुचि थी। तो जब उनको पढ़ने में मतलब उनका मन करता था कि हम पढ़ें, क्योंकि वो कुछ पहले देख सुन चुके थे। पहले तो उन्हें दिखता था ना, जब उनकी आँखें ख़राब हो गई तो तब भी उनके अंदर रुचि थी कि नहीं हमें पढ़ना है। तो जब उनके अंदर इतनी ज़्यादा पढ़ाई के प्रति रुचि थी तो उन्होंने सोचा कि जिन लोगों को नहीं दिखता है उनको कितनी दिक्कत होती होगी। तो यही सब सोच के उन्होंने क्या किया, खोज करना शुरू कर दिया कि जिन्हें नहीं दिखाई देता है वो लोग कैसे पढ़ सकते हैं। तो उनके माइंड में कहीं ना कहीं से विचार आया होगा, या आप ऐसे सोच लीजिए, जब भी आपने कभी देखा होगा आप किसी पेपर पे लिखते हैं तो अगर आपने थोड़ा सा गड़ा के या जोर ताकत लगा के अगर आपने पेज पे लिख दिया और जब आप उस पेज को उल्टा अपोजिट साइड करके देखेंगे तो उसमें आपको कुछ उभरा हुआ सा महसूस होता है। तो इसी तरीके से जो उभरे हुए कुछ ब्रेल लिपि भी होती है जो कि शीट पे तैयार की जाती है। ये ब्रेल लिपि जो होती है ये आप यहाँ देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से होती है। इसके अल्फ़ाबेट होते हैं, जैसे ए है, ए में केवल एक गोला है,
बी में 2 हैं, सी में भी 2 हैं, ई में भी आपको यहाँ पर 2 दिख रहे हैं, डी और जी में डी और एफ में आपको 3 दिख रहे हैं। तो ये जो गोले हैं इनका जो स्थान है वो भी बदलता रहता है। तो इसको पढ़ाने का एक अलग तरीका होता है जिसके माध्यम से जो लोग देख नहीं सकते हैं वो उन बिंदुओं को टच करके पढ़ना सीख जाते हैं। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है, आगे देखते हैं क्या इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इस तरह की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु होते हैं। उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। अब देखिए ये जो बिंदु आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, 6 बिंदुओं पर। ये सारे कॉलम में आपको 6 बिंदु दिख रहे होंगे, उन्हीं 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है कि ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है। ब्रेल लिपि जो होती है वो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। आजकल ब्रेल में नए नए परिवर्तन हुए हैं, इसे पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया है और अब ब्रेल लिपि कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी ब्रेल लिपि। और ये देखिए ये अल्फ़ाबेट होते हैं कुछ इस तरीके से, 6 बिंदुओं पर आधारित है। ऐसे ही अगर इन्हें मैथ पढ़नी है तो मैथ के लिए न्यूमेरिकल्स भी इन्हीं बिंदुओं पर आधारित होंगे। और ये जो ब्रेल लिपि है केवल 6 बिंदु होते हैं, 6 बिंदुओं पर ही स्थान चेंज करके जो गोले उभरे हुए गोले होते हैं उनको बना के दिया जाता है। ये देखिए ये जो ब्रेल लिपि होती है कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी। जैसे आप OMR शीट पर जब OMR शीट भरते हैं तो कई बार पीछे की जो साइड होती है वो आपको थोड़ी बहुत मैच करती हुई मिल जाएगी, वैसी ही बस आपकी ब्रेल लिपि होती है। तो देखिए यहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं हमारे। पहला तो ये बनता है कि ब्रेल किसे कहते हैं। तो ब्रेल जो है वो जो लोग देख नहीं सकते हैं उनके पढ़ने के लिए खास लिपि में जो किताबें तैयार की जाती हैं उसे हम ब्रेल बोलते हैं। ब्रेल लिपि किससे लिखी जाती है, तो ब्रेल लिपि एक मोटे कागज पर नुकीले औजारों से बिंदु बनाकर लिखी जाती है। ठीक है, अगला इससे क्वेश्चन बनता है कि ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी। तो ब्रेल लिपि की खोज हमारी की थी लुई ब्रेल ने, ये फ्रांस के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है इसी से हमारा पुटअप होता है कि ब्रेल लिपि को कैसे पढ़ा जाता है। तो जो ब्रेल लिपि होती है उसे हम छू कर पढ़ते हैं या हाथ फेर कर पढ़ते हैं। आगे का जो क्वेश्चन बनता है इससे वो एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट, बहुत बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि यह जो लिपि होती है ब्रेल लिपि वो कितने बिंदुओं पर आधारित होती है। तो जो ब्रेल लिपि होती है ये हमारी 6 बिंदुओं पर आधारित होती है और अब इसे कंप्यूटर के द्वारा भी लिखा जा सकता है। आगे देखते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें सुनाई नहीं देता है या बहुत कम सुनाई देता है, मतलब वो हम लोगों की जो नॉर्मल सुनने की जो क्षमता होती है उसमें वो अक्षम होते हैं, इसीलिए हम उन्हें कोई भी बात बोल कर नहीं समझा सकते हैं। तो जो लोग सुन नहीं सकते हैं उनके लिए एक सांकेतिक भाषा का यूज़ किया जाता है, साइन लैंग्वेज का। कभी आपने देखा होगा कि जो न्यूज़ चैनल वाले होते हैं तो वो क्या करते हैं कि एक साइड बोलकर न्यूज़ का प्रसारण किया जाता है और उसी के बगल में सांकेतिक भाषा से भी बताया जाता है, ताकि जो लोग सुन नहीं सकते हैं वो उनके जो हाथों की जो लैंग्वेज है उससे समझकर वो अपनी भाषा को समझ सकते हैं और अपना कम्युनिकेशन वो भी उसी लैंग्वेज में करते हैं। वो हम लोगों की तरह बोलकर, क्योंकि उन्हें सुनाई नहीं देता इसलिए नहीं कर सकते, उनको सुनने के लिए। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब ना तो बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं। ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं, वो सुन नहीं सकते हैं, तो उनके लिए सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। इसमें कई सारी मुद्राएं दिखाई गई हैं हाथों की, तो इन्हीं सारी मुद्राओं के साथ वो प्रयोग करके अपनी बात को दूसरों के सामने रखते हैं। आप ये देख ही चुके हैं कि ये आपकी ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित है। इसके अल्फ़ाबेट ऐसे होते हैं और जो ब्रेल लिपि की शीट होती है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखती है। अब यहाँ पर कुछ भारत के ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के आगे हार नहीं मानी। इन्होंने अपने शरीर का कुछ ना कुछ
अंग इनका खराब रहा, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने भारत में बहुत नाम कमाया है। इन्हीं में से एक हैं सुधा चंद्रन। सुधा चंद्रन क्या हैं? ये भरतनाट्यम में प्रसिद्ध हैं। एक दुर्घटना के समय इनका पैर काट दिया गया था और इन्हें कृत्रिम पैर पर ये चलती हैं और इन्होंने इसी आर्टिफिशियल लेग की सहायता से बहुत नाम कमाया है नृत्य करके। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो मुख्य रूप से यही बनता है कि सुधा चंद्रन किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं? तो सुधा चंद्रन जो चंद्रन है ये भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध हैं और इनका जो है इनका एक पैर नहीं है। ठीक है, ये आपको 2 पॉइंट सुधा चंद्रन के बारे में याद रखना है। सुधा चंद्रन भरतनाट्यम से रिलेटेड है और इनका एक पैर कट गया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो है नृत्य करके इन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की है। अगला जो नाम आता है वो है हमारा रविंद्र जैन का। जो रविंद्र जैन थे इन्हें आँखों से नहीं दिखाई देता था, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया, बहुत सारी फिल्मों और टीवी कार्यक्रमों में अपना संगीत दिया और अच्छे संगीत के लिए इनको कई सारे पुरस्कार दिए गए हैं। अगला जो नाम आता है वो है शरद गायकवाड़। इनका एक हाथ खराब है, लेकिन फिर भी इन्होंने तैराकी के क्षेत्र में भारत का नाम रोशन किया है। तो यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कैसे बनेंगे ज़रा देख लेते हैं। इसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि रविंद्र जैन में मतलब किस अक्षमता का शिकार थे? तो आपको ये याद रखना है कि इन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता था। दूसरा पूछ सकता है कि रविंद्र जैन किससे रिलेटेड है? तो रविंद्र जैन जो थे इन्होंने अपने संगीत दिए हैं टीवी कार्यक्रमों में और बहुत सारी फिल्मों में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि शरद गायकवाड़ जो हैं ये किस क्षेत्र से आते हैं? तो ये एक बहुत अच्छे तैराक हैं, जबकि इनका एक हाथ खराब है, तो ये तैराकी के क्षेत्र से आते हैं। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, कई बार इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये एक्ट है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। चलिए देखिए, विकलांग व्यक्ति का अधिकार नियम यानी RPWD एक्ट 2016। देखिए, RPWD का सबसे पहले तो हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो होता है राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। ये जो अधिकार अधिनियम है, नाम से पता चल रहा है कि ये विकलांग व्यक्तियों के लिए बनाया गया था और ये जो बनाया गया था ये 2016 में बन गया था। लेकिन यह लागू कब किया गया? तो यह लागू किया गया है 15 जून 2017 को इसे लागू किया गया। विकलांग व्यक्ति का अधिकार अधिनियम 2016 ये बना था 2016 में, लेकिन लागू कब हुआ? 2017 में, 15 जून 2017 को। ये एक सामाजिक न्याय सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसे किसके द्वारा लागू किया जाता है? तो इसे लागू किया जाता है सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के द्वारा। अगला आता है, यह अधिकार अधिनियम PWD एक्ट 1995 का संशोधित रूप था। तो विकलांग व्यक्ति का अधिकार अधिनियम 2016 जो आया है, ये इसके पहले एक एक्ट बना था PWD एक्ट 1995। ये इसका फुल फॉर्म था पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। तो इसी का संशोधित रूप जो है वो हो गया है विकलांग व्यक्ति का अधिकार अधिनियम यानी RPWD। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो RPWD एक्ट 2016 है ये किसको रिप्लेस करके आया है? तो ये PWD एक्ट 1995 को रिप्लेस करके आया है। सुधा कौल की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत तैयार किए गए। तो ये जो अधिकार अधिनियम है इसमें जो अध्यक्षता की थी वो थी सुधा कौल की अध्यक्षता वाली समिति में ये तैयार किया गया था और उसके बाद इसको लागू किया गया। तो विकलांग व्यक्ति का अधिकार अधिनियम जो 2016 है, इसके जो मेन पॉइंट हैं वो सबसे पहला तो आता है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। अब आता है कि इसका सेकेंड पॉइंट है कि ये लागू कब हुआ था
और बना कब था, तो यह नियम लागू किया गया था 15 जून 2017 को और ये बना था 2016 में। इसे लागू कौन करता है, तो इसे लागू करता है सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय। ये जो विकलांग व्यक्ति का अधिकार अधिनियम 2016 है, ये रिप्लेस हुआ है किसके साथ, विकलांग व्यक्ति का अधिकार अधिनियम 2016 रिप्लेस हुआ है PWD एक्ट 1995 के तहत। और इसका जो संशोधित रूप है वो हमारा हो गया है RPWD एक्ट 2016। ये किसकी अध्यक्षता में बना था, तो ये सुधा कौल की अध्यक्षता में बना था। एक समिति की सिफारिशों के अंतर्गत बनाया गया था। और किसने बनाया था, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, जैसे कि ऊपर हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें होता क्या क्या है, इसमें है, देखिए ये विकलांग लोगों के लिए बनाया गया है। तो इसमें 6 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बीच में जो बेंचमार्क विकलांगता वाले जो लोग हैं, उनके प्रत्येक बच्चे को मुफ्त शिक्षा का अधिकार होगा। इसमें यह अधिकार दिया गया। बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए सरकारी प्रतिष्ठानों में रिक्तियों के आरक्षण जो थे वो उसमें पहले 3% था। 3% किसमें, 95 में जो बना था 1995 में, उसमें 3% था, लेकिन इसमें ये 4% तक कर दिया गया। अगला पॉइंट इसका है कि विधेयक विकलांग व्यक्तियों के लिए किए गए अपराधों के लिए और नए कानूनों के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान देता है। ठीक है, कि जो विधेयक इसका जो विधेयक था जिसके तहत ये कानून पारित किया गया था, उसमें कहा गया कि जो विकलांग व्यक्ति हैं उनके लिए किए गए अपराधों के लिए और नए कानूनों के प्रावधानों का अगर कोई उल्लंघन करता है तो दंड का प्रावधान इस एक्ट में कर दिया गया। परिवहन के साधन, जैसे स्टेशन हो गया और आपके जो ये ट्रांसपोर्ट है, सभी सार्वजनिक भवन हैं, अस्पताल हैं, यहाँ पर कहा गया कि ये जो है इन सबको क्या किया जाए, विकलांगों के अनुरूप बनाया जाए। जैसा कि अब आप आजकल देखते हैं कई सारे जो रेलवे स्टेशंस हैं और सारे हॉस्पिटल में जहाँ तक कि रैंप टाइप का बना होता है कि अगर कोई डिसेबल व्यक्ति है तो उसको आसानी से व्हील चेयर पर ले जाया सके। और इसमें नई विकलांग अधिसूचना द्वारा जोड़ा जा सकता है इसमें, यानी अगर और भी कुछ हम मॉडिफिकेशन करना चाहें तो कर सकते हैं। ये इसकी सारी बातें थी। और एक जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें वो ये है कि जो विकलांग व्यक्ति का अधिकार अधिनियम 2016 है, इसमें 21 डिसेबिलिटीज़ व्यक्ति की बताई गई हैं कि व्यक्ति की जो डिसेबिलिटीज़ हैं वो 21 हैं। और ये जो हमारा 1995 वाला था इसमें केवल 7 डिसेबिलिटीज़ बताई गई थी। तो यहाँ पे जो डिसेबिलिटीज़ हैं वो 7 से 21 कर दी गई हैं। इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अगला है हमारा, चलिए अब थोड़ा सा खेल के विषय में जानते हैं। खेल प्रायः 2 प्रकार के होते हैं, सभी को पता है लेकिन NCERT की बुक में है तो हमें एक बार रिवीजन ज़रूर करना चाहिए। इंडोर गेम, इसका अर्थ है घर के अंदर खेले जाने वाले गेम, जैसे शतरंज हो गया, टेबल टेनिस हो गया, कैरम हो गया। आउटडोर गेम्स जो होते हैं इसका अर्थ होता है कि जो हम घर के बाहर खेलते हैं या जो मैदानों में खेले जाते हैं। जो आउटडोर गेम्स होते हैं वो आपकी स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि आप खुले वातावरण में खेलेंगे और आपके शरीर की जितनी भी मसल्स हैं वो सभी एक्टिव होंगी। आपकी पूरी बॉडी एक्टिव हो जाती है जब आप सक्रिय होकर खेलते हैं, और आप मानसिक रूप से भी बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं। कुछ खेल इंडोर और आउटडोर दोनों होते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है कि कुछ ऐसे खेल हैं जैसे बैडमिंटन हो गया, आपका टेबल टेनिस हो गया। इसे आप घर के बाहर भी खेल सकते हैं, यानी मैदान में भी खेल सकते हैं और घर के अंदर भी खेल सकते हैं। तो इंडोर गेम्स आपके हो गए शतरंज, टेबल टेनिस, कैरम। इसी में आप लूडो वगैरह जो नॉर्मली हैं आप इन्हें रख सकते हैं। आउटडोर गेम्स में आपका हो गया हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, और कुछ जो कॉमन है वो आपकी ये हो गए बैडमिंटन, टेबल टेनिस आदि। अब देखिए राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो कुछ ट्रॉफीज़ हैं जो कुछ ट्रॉफीज़ हैं या कप हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं कि किसमें कौन सा ट्रॉफी दी जाती है। तो ये भारत के लिए है राष्ट्रीय स्तर पर,
बेटन कप ये हॉकी में दिया जाने वाला कप है। ये 1895 में शुरू किया गया था। ठीक है, तो आपको इन सभी का स्थापना दिवस भी याद रखना है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसे नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, इसीलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बनाते चलिए साथ में। तो जो ये बेटन कप है ये हॉकी के लिए दिया जाता है और इसकी स्थापना की गई थी 1895 में। MCC गुरगप्पा गोल्ड कप ये भी हॉकी में दिया जाता है। 1901 में इसकी स्थापना की गई थी। ये इसमें इसके बारे में भी हम बाद में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि ये क्या है। अगला आता है सुब्रोतो कप। ये फुटबॉल में दिया जाने वाला कप है। इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1960 में। डूरंड कप आपने कई बार नाम सुना होगा, ये फुटबॉल में दिया जाता है। इसकी स्थापना 1888 में की गई थी। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल में दी जाती है। इसकी स्थापना भी 1941 में की गई थी। रोवर्स कप फुटबॉल में दिया जाता है। इसकी स्थापना भी 1991 में की गई थी। रणजी ट्रॉफी ये क्रिकेट से संबंधित है। आपकी दिलीप या दुलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी ये सभी आपकी क्या हैं, ये सभी क्रिकेट की ट्रॉफीज़ हैं आपकी। तो जो रणजी ट्रॉफी है इसका स्थापना दिवस 1934 है। दिलीप ट्रॉफी है ये क्रिकेट में दी जाने वाली है 1961-62। ईरानी ट्रॉफी ये भी क्रिकेट में दी जाती है 1959-60। देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है। ये इसका स्थापना दिवस 1973 से लेकर 74 तक है। विजय हजारे ट्रॉफी ये भी क्रिकेट से रिलेटेड है और ये सन 2002 और 3 में इसका स्थापना दिवस माना जाता है। अब देखिए ऊपर हमने जिसको भी बोला था कि हम डिस्कस करेंगे MCC गुरगप्पा, इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए मूल रूप से 1901 में मद्रास चैलेंज कप के नाम से शुरू हुई थी। कौन सी? जो हमारी MCC गुरु गप्पा गोल्ड कप है। और बाद में इसका नाम मद्रास क्रिकेट क्लब के पहले भारतीय अध्यक्ष AMM अरुणाचलम के नाम पर रखा गया था। 90 के दशक में इनका नाम MCC गुरगप्पा गोल्ड रखा गया। डॉलर रोवर्स कप का टूर्नामेंट आखिरी बार इसमें कब हुआ था? 2002 और 2001 में आयोजित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। ये कुछ गेम्स हैं जिसमें कितने खिलाड़ी होते हैं उनकी संख्या का वर्णन किया गया है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक बार थोड़ा सा हम इसमें नज़र मार लेते हैं कि जो हमारा बेसबॉल होता है इसे हम उत्सव के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपके 9 खिलाड़ी होंगे। हॉकी जो होती है इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। नेटबॉल 7 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में आपके 7 खिलाड़ी होंगे। खो खो में 9 होंगे। कबड्डी में 7 होते हैं। दूरदर्शिता या जो आपकी टेनिस होती है उसमें 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। क्रिकेट में 11 होते हैं। फाउंड या पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं और रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। तो आपको ये सारी खिलाड़ियों की संख्या भी याद रखनी है, कई बार पूछा जाता है, तो आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। अब हम कुछ अवार्ड या पुरस्कारों के बारे में देखेंगे। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार पहले दिया जाता था उसी पुरस्कार का नाम बदलकर अब रख दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। देखिए ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है ये भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, यानी भारत में दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। इस पुरस्कार की स्थापना यानी ध्यानचंद पुरस्कार की स्थापना की गई थी 1991 में। पहले ये जो होता था ये किस नाम पर दिया जाता था? पूर्व भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे इनके नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता था। लेकिन अब यह पुरस्कार हॉकी के जो जादूगर हैं हॉकी के जादूगर के नाम से हम मेजर ध्यानचंद जी को जानते हैं। इन्हीं के नाम पर अब से ये दिया जाएगा। ये किस लिए दिया जाता है? तो जो आपका
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, ये आपका 4 साल तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। और जो इसकी पुरस्कार राशि है वो पहले 7.4 लाख थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। तो इसके जो मुख्य पॉइंट हैं वो ये हैं कि यह पहले किस नाम से दिया जाता था, तो और अभी यह किस नाम से दिया जाता है। तो जो आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है उसी को बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से कर दिया गया है। यह भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। पहले यह पुरस्कार भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के नाम पर दिया जाता था, जो कि अब हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर दिया जाएगा। 4 साल तक अंतर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। और इसकी जो पुरस्कार राशि है वो 7.4 लाख होती थी पहले, जिसे बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। अगला जो पुरस्कार है वो हमारा अर्जुन पुरस्कार है। जैसे कि आप इसमें भी देख सकते हैं, एक धनुष बाण ऊपर की तरफ किए हुए कुछ अर्जुन जब द्रौपदी के स्वयंवर में गए थे तो ऐसी ही कुछ कंडीशन थी, उसी टाइप से ये है। देखिए, जो अर्जुन पुरस्कार है ये खेल में किए गए सर्वोच्च प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में किए गए। और इसे देता कौन है, तो इसे भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। इसका जो स्थापना दिवस है या प्रारंभ किया गया कब से देना, तो 1961 से। इसकी पुरस्कार राशि 15 लाख रुपए। तो अर्जुन पुरस्कार की जो राशि है वो 15 लाख रुपए है। ये खेल के क्षेत्र में किए गए सर्वोच्च प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। इसकी जो शुरुआत की गई थी 1961 में की गई थी। अगला पुरस्कार है हमारा द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसमें आपको जैसे कि दिख रहा है, नाम से पता चलता है, द्रोणाचार्य हमारे गुरु थे। मतलब जो गुरु थे वो अपने छात्रों को सिखाते थे, तो कुछ इसी तरीके से सिखाते रहे होंगे। ये ट्रॉफी कुछ इसी टाइप से बनाई गई है। तो देखिए, द्रोणाचार्य मतलब गुरु, इसीलिए ये जो आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है ये किसी खिलाड़ी को ना देकर प्रतिवर्ष बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले जो कोच होते हैं, यानी जो खिलाड़ियों के जो गुरु होते हैं उनको दिया जाता है। कोचों को दिया जाने वाला पुरस्कार द्रोणाचार्य पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी और इस पुरस्कार की जो पुरस्कार राशि है वो 7.5 लाख है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारा आज का टॉपिक था। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, वो डिस्कशन हम कर चुके हैं। इसकी जो क्वेश्चन की सीरीज़ होगी वो मैं कुछ दिनों बाद ज़रूर लाऊंगी। पहले हम थ्योरी वाला कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो एग्ज़ाम टाइम में अच्छे से हो ही जाएगी। तो पहले कोर्स को कंप्लीट करना ज़रूरी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।